हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्थान क्लासेस में। हमने पिछली क्लास पदार्थों की शुद्धता के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना था। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है अणु एवं परमाणु। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान और मन लगाकर पढ़ना जिससे कि आप इससे अच्छे से समझ सकें और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। यह चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे काफ़ी सीरियसली होकर पढ़ें क्योंकि इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। अणु और परमाणु। इस चैप्टर का नाम है अणु और परमाणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। परमाणु, हम परमाणु से स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ सके। यहाँ पर परमाणु नीचे दिया हुआ है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, उसके बाद में थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। तो परमाणु, सबसे प्रथम बिंदु है परमाणु। हम परमाणु के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा प्रथम बिंदु परमाणु है और उसके बारे में सारा कुछ आगे ही दिया हुआ है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाज्य नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता और इससे छोटी कोई अवस्था नहीं हो सकती। अब पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं या पदार्थ हैं परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं, चाहे वह कुछ भी है। आपके वायुमंडल में जो भी है वो सब कुछ परमाणुओं से, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। यह तथ्य सबसे प्रथम महर्षि कणाद ने लगभग 500 ईसा पूर्व पहले रखा था। उन्होंने कहा कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही उन्होंने परमाणु कहा था। जैसा मैंने बताया कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाज्य नहीं किया जा सकता या फिर जो अविभाज्य हो वही परमाणु कहलाता है। जो महर्षि कणाद थे सर्वप्रथम उन्होंने यही बताया था कि कोई पदार्थ को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हम जो कण सबसे सूक्ष्मतम कण बचेगा उसको हम विभाज्य करना चाहें भी तो भी नहीं कर सकते, वो इतना छोटा हो जाएगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा। तो वही उसी कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया था। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जान लिया था। उन्होंने सब जाना कि तत्वों एवं यौगिकों के बीच को भेद को समझ लिया था तथा स्वाभाविक रूप से यह जानने के बहुत इच्छुक थे कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। आखिर कैसे करते हैं ये संयोग आप और क्यों करते हैं। जब तत्व संयोग करते हैं तो क्या होता है यह भी जानने के इच्छुक थे वो। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक एंटोनी एल लवाजिये ने 1789 यानी 1789 में रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों का उन्होंने प्रतिपादन किया था, जो रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान भी किया उन्होंने। तो लवाजिये के साथ एक और वैज्ञानिक थे, जोसेफ एल प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी उनकी सहायता की थी इसी में, इन नियमों को प्रतिपादन करने के लिए। तो लेकिन मुख्य नाम जो आता है वह लवाजिये का ही आता है। तो सर्वप्रथम उनका पहला बिंदु था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था उसके बारे में जान लेते हैं। आइए उनके द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था उसको भी जान लेते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। जो एंटोनी एल लवाजिये थे आपके, उन्होंने यह बात बताई सभी को कि रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है, जो आपका द्रव्यमान होता है उसको न तो सृजन किया जा सकता है, यानी कि न तो उसे पैदा किया जा सकता है और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान
बराबर रहता है। द्रव्यमान में न तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान का अनुपात रहने वाला है, सॉरी, द्रव्यमान की जो वैल्यू रहने वाली है वो सदैव समान रहने वाली है। यही बात उन्होंने बताई थी। दूसरा बिंदु उन्होंने बताया कि स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा जो नियम उन्होंने दिया था वह दिया था स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम क्या था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिकों में अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात, जो अवयव तत्व होते हैं उनके भारों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है या फिर एक समान रहता है, यह भी आप कह सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप ये मान लीजिए, ये समझिए कि जो भी दो यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। जो आपका यौगिक होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार के प्राप्त यौगिक में तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, समान रहता है। जैसे कि आप मान सकते हैं पानी का जो बनावट होती है, सॉरी, जो पानी जिन दो तत्वों से मिलकर बना होता है वो होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो उसमें दो तत्व होते हैं, वही इन्होंने बात बताई थी कि दो तत्वों से या फिर दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब यौगिक हमारे लिए पानी है मान लीजिए, तो पानी में दो तत्व होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। तो उनका जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वह सदैव स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव कभी नहीं आता, चाहे उसकी एक बूंद है या फिर एक बाल्टी भरी हुई है या फिर एक ड्रम भरा हुआ है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता उसकी। लेकिन जो उसके द्रव्यमान का अनुपात रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा वह हमेशा सदैव समान रहने वाला है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान का जो अनुपात रहेगा वो सदैव 1:8 ही रहेगा। इससे यह कोई मैटर नहीं करता कि उस जल को का स्रोत क्या था या फिर वो कहाँ से लिया गया है, यह बात कोई मैटर नहीं करती। इसी प्रकार आप अमोनिया को भी ले सकते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। अमोनिया को NH3 नाम से जाना जाता है। तो उसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसका अनुपात हमेशा सदैव समान ही रहने वाला है, एक जैसा ही रहने वाला है, चाहे उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14:3 ही रहता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि 14:3 या फिर ये 1:8 कैसे आया। तो यहाँ पर अभी ये सब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे वाले जो चैप्टर आएंगे उनमें आपको ये सब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं अभी आपको ये सब समझाने बैठ जाऊंगा तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा और इसी चैप्टर में फिर दूसरा चैप्टर जुड़ जाएगा। तो इस वजह से मैं ये सब आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका एक अलग चैप्टर है, इसके बारे में मैं आपको वहाँ समझाऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। वैज्ञानिकों की एक अगली समस्या और थी। वैज्ञानिकों की अगली समस्या यह थी कि इन नियमों को उचित व्याख्या करने की थी। तो जो आगे एक और अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, यहाँ पर इनका चित्र भी दिया हुआ है, ये इनका नाम था जॉन डाल्टन। तो इन्होंने 1766 में इनकी पैदा हुए थे ये। तो इन्होंने 1808 में परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, क्योंकि ये जो भी उनके जो नियम थे उनको व्याख्या की थी उन्होंने, दोनों नियमों की एक बार में। तो इन्होंने वह की थी 1808 में। तो इन्होंने क्या कहा, कैसे जाना या क्या बताया, उसके बारे में जान लेते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वह तत्व हों, यौगिक हों या फिर मिश्रण हों, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इन्होंने भी नाम परमाणु ही दिया। इन्होंने यह बताया कि आपका जो भी संसार में जितनी भी द्रव्य हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह तत्व हैं, यौगिक हैं या फिर मिश्रण हैं, जो भी है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। हम भी तो यही शुरू से स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं कि वह ऐसा कण जिसे विभाज्य न किया जा सके वही परमाणु कहलाता है, अति सूक्ष्म कण होता है। तो इन्होंने भी वही बात बताई, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ और बिंदु भी बताए जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। इन्होंने क्या क्या बताया, जो आपके दोनों नियम जो अभी मैंने पीछे पढ़ाए थे, जो एक स्थिर अनुपात का नियम और एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो इन्होंने दोनों को मिलाकर कुछ बिंदु बनाए थे, उनकी व्याख्या की थी। तो
वही व्याख्या जानने के लिए इन्होंने 5 या 6 बिंदु बनाए थे, उनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या बताया था इन्होंने। तो सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, या कह सकते हैं आप कि जो भी परमाणु हो, इन्होंने ये तो पहले ही बता दिया कि चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या फिर मिश्रण हो, वह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब जब कोई तत्व किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा या फिर रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो उसके अंदर जो परमाणु होने वाले हैं वह तो ऑटोमेटिकली क्रिया में भाग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उन्हीं परमाणुओं से मिलकर वह द्रव्य बना हुआ है। तो वही इन्होंने बताया कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इन्होंने जो दूसरा पॉइंट था वह ये बताया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में उनका न तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि परमाणु अति सूक्ष्मतम कण है, यह तो आप समझ ही चुके हैं, शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब ये था, इन्होंने यह बताया कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें न तो हम परमाणुओं को सर्जन कर सकते हैं और ना ही उनका विनाश कर सकते हैं। और फिर इन्होंने तीसरा बिंदु यह बताया कि कोई भी तत्व जो दिया गया है, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है, यानी कि एक तत्व में एक ही तरह के परमाणु होंगे, उनका द्रव्यमान भी एक जैसा होगा तथा रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसा होगा। अर्थात आप मान सकते हैं जैसे कि कोई भी एक तत्व है या फिर कोई भी एक यौगिक है, यौगिक तो नहीं मान सकते क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए कोई एक तत्व है, चाहे वह कुछ भी है, तो उसमें जो परमाणु होने वाले हैं वो एक जैसे होने वाले हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो उनका द्रव्यमान भी एक जैसा रहेगा और उनके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वह भी एक जैसे होंगे, दोनों सबके आपस में समान होंगे। जो आगे का पॉइंट है वह है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया इससे ऊपर वाला पॉइंट, कि उन्होंने यह बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु तथा द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो यानी कि दो तत्व अगर अलग अलग हैं, दो तत्व हैं अलग अलग हैं वह, तो उनका परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म दोनों का भिन्न भिन्न होगा, एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि उनमें जो परमाणु हैं दोनों में अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। आगे का बिंदु है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि जो अलग अलग तत्व होते हैं, भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, उनके परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, जो उनका अनुपात होता है वह छोटी से छोटा पूर्ण संख्या होना चाहिए, उस अनुपात में संयोग करके यानी कि मिलके आपस में वो एक नई यौगिक का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। आगे का बिंदु यह भी बताया उन्होंने, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित रहते हैं। मतलब कोई भी यौगिक है, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक तत्वों से जो मिलकर बना हुआ यौगिक है, उसमें परमाणुओं के सापेक्ष संख्या और उनका प्रकार हमेशा निश्चित रहता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि कितने एक तत्व को बनने में कितने परमाणु होते हैं, तो उनकी जो संख्या होने वाली है सदैव समान रहने वाली है, परमाणुओं के सापेक्ष संख्या समान रहने वाली है, और इनका प्रकार, जो उनकी एक प्रकार होता है उनका, वह सदैव निश्चित रहने वाला है। हम आगे इससे और भी एक चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे कि यह जो परमाणु होता है इसके और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, इसके अंदर ही और छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, लेकिन यहाँ जानने की ज़रूरत उसे नहीं है, वह आगे चैप्टर अलग आएगा, वहाँ पर हम जानेंगे। अब आगे का बिंदु है कि परमाणु क्या होता है या फिर उसका साइज़ क्या होता है। परमाणु क्या होता है यह तो हमने पढ़ ही लिया है, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था। अब हम यह जानेंगे कि परमाणु का साइज़ क्या होता है, यानी आकार कितना बड़ा होता है, कैसे होता है। तो मैं ये तो आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि परमाणु बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वह अविभाज्य नहीं हो सकता, विभाज्य नहीं हो सकता, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता।
तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा आ रहा हूँ आपको। लेकिन आखिर वो छोटा कितना होता है, नापने की उसकी कोई सीमा होगी, हम उसे कैसे नाप सकते हैं, वैज्ञानिकों ने उसे कैसे बताया, जब हम कहते आ रहे हैं कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अब आप ये समझ लीजिए वह इतना छोटा होता है कि हम उसे नंगी आँखों से नहीं देख सकते। जो अकेला कण होगा, परमाणु होगा, हम उसे नंगी आँखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको लाखों करोड़ों जब आपस में मिलते हैं परमाणु, उसके बाद में कुछ एक छोटी चीज़ बनती है। अभी जब मैं आपको अणु पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि तत्व या फिर वस्तु कैसे बनती है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए बस कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, उनका मैं आकार आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि वह इतना छोटा होता है कि अगर हम, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम घर बनाते हैं तो दीवार को ही बनाते हैं तो एक के ऊपर एक ईंट रखते हैं, एक के ऊपर एक ईंट रखते हैं, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, तो वह काफ़ी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही अगर हम परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखते जाएं, एक के ऊपर एक रखते जाएं, एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो हमें लाखों परमाणु एक के ऊपर एक रखने पड़ेंगे। उसके बाद कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से एक कागज़ की शीट के बराबर की मोटाई हमें मिल पाएगी। यानी कि लाखों परमाणुओं में की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तब जाकर कहीं एक कागज़ की शीट के बराबर मोटाई मिल पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि वह कितना छोटा होगा परमाणु। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है हम उसे नैनोमीटर में नापते हैं, जैसे यहाँ पर ये बताया भी गया है। उसका त्रिज्या आखिरकार होती कितनी है वह भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि उसकी त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर होती है। यानी कि 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। अगर यानी कि 10 के पीछे आप 9 जीरो जोड़ते जाइए, इतने मीटर होते हैं। जब उसको माइनस में ले जाएंगे तो वह इतना छोटा होता है। यानी कि उसकी वैल्यू जो होती है हम कैसे देख पाएंगे, समझिए आप, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो माइनस में है। अभी आप जैसे देखते हैं कि चींटी की जो त्रिज्या होती है, चींटी की त्रिज्या यहाँ पर दी हुई है, ये वाली आप देखिए 10⁻³ मीटर में है, 10⁻³ मीटर में। तो अब परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁹ में है, तो आप सोचिए कितना छोटा होगा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। परमाणु इतना सूक्ष्म मान सकते हैं आप कि हम उसे नगण्य मान लें तो भी कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। इतना छोटा होता है क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देता, तो हमारे लिए तो वह नगण्य ही है। हमें न दिखाई दे कोई चीज़ तो वह नगण्य है। अब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का आधुनिक प्रतीक क्या होता है। अब आगे का मुख्य बिंदु है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। सर्वप्रथम डाल्टन ने ही तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। यानी कि जो उनका प्रतीकों को देने का तरीका था तो बिल्कुल ही अनोखा था, बिल्कुल अलग था थोड़ा। तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर भी इशारा करते थे। जो तत्व के प्रतीक जो उन्होंने सर डाल्टन ने बताया था, जो भी तत्व के प्रतीक बताए थे, वह एक निश्चित मात्रा की ओर भी निश्चित करते थे। बाद में बर्जीलियस ने तत्वों को जिन, जैसे उनका नाम होता है तत्वों का, उनके प्रथम एक या फिर 2 अक्षर से प्रदर्शित करने का सुझाव दिया था। बाद में बर्जीलियस ने, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, ये बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षर से प्रदर्शित होता था। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से भी की गई जहाँ से वे सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे कि कॉपर को साइप्रस से पाया गया था सर्वप्रथम, तो उसका नाम साइप्रस के नाम से Cu रखा गया। और बहुत से और अलग ऐसे और भी प्रतीक हैं जिनका प्रथम अक्षर जो होता है वह लैटिन या जर्मन या ग्रीक भाषा के नाम से लिया गया है। जैसे लोहा लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा में उसे फेरम कहा जाता है, तो वहाँ से उसको लोहे का जो वो है प्रतीक है उसको Fe लिया गया है। उसी प्रकार से सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है अलग लैंग्वेज में।
तो उसे Na नाम दिया गया है। पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है तो K नाम दिया गया है। तो कुछ तत्व तो इसमें ऐसे भी मिलेंगे जिनका नाम कुछ और है लेकिन इंग्लिश में नाम जैसे अलग है, और लेकिन उनका जो प्रतीक है वो कोई और अक्षरों से लिखा जाता है, जैसे लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है, और भी कई सारे ऐसे तत्व हैं जैसे कॉपर है। इन सब का जो नाम है थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, कुछ का अलग मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो तत्व हैं उनके प्रतीक का जो इंग्लिश में नाम है जिन तत्वों का, उनका प्रतीक उनके पहले और दूसरे अक्षर को मिलाकर ही बना है। और इसमें ख़ास बात यह भी है कि जो पहला अक्षर रहेगा वह कैपिटल लेटर रहेगा और जो पीछे का जो अक्षर होगा वह स्मॉल होगा। जैसे कि हम एल्युमिनियम लिखते हैं तो एल्युमिनियम की स्पेलिंग होती है AL ऐसे करके, ALU ऐसे करके होती है मिनियम की तरफ। तो उसका पहला अक्षर जो A है वो कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद में L स्मॉल में बनाएंगे। ऐसे ही कोबाल्ट होता है, जैसे मान लो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का C बड़ा और O छोटा। उसी प्रकार से आप ऑक्सीजन में तो एक ही होता है, O ही लिया गया है, उसका OX नहीं लिया गया, केवल उसको O से ही लिखते हैं। जैसे आपका हीलियम है तो हीलियम भी H कैपिटल और E स्मॉल लिखा जाता है। मेरे कहने का मतलब है उसका जो पहला अक्षर है वह हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा और उससे आगे का अक्षर स्मॉल में लिखा जाएगा। लेकिन कुछ तत्व तो ऐसे भी हैं जो सिंगल केवल एक ही वर्ड से लिखे जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है आपका, और आपका पोटेशियम है, पोटेशियम को K से लिखा जाता है, और आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को केवल N से लिखा जाता है। तो वह आपको आगे समझ में आ जाएगा, उसका आप ज़्यादा लोड ना लें। चलिए और आगे जानते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये देखिए कि कुछ तत्व हैं, ये देखिए एल्युमिनियम में Al लिखा है, आर्गन में Ar लिखा है, बोरॉन को देखो केवल B लिखा हुआ है, कार्बन को केवल C लिखा हुआ है, आयोडीन को I लिखा हुआ है, फ्लोरीन को F लिखा हुआ है। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको केवल एक नाम से लिखा है, जैसे यहाँ पर ये देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम को केवल एक ही अक्षर से लिखा गया है। और देखो यहाँ पर ये देखिए सल्फ़र को S, यूरेनियम को U, लेकिन ज़्यादातर अक्षरों को देखो दो नामों से लिखा गया है। Al, आर्गन को Ar से लिखा है, बेरियम को Br से लिखा है, कैल्शियम को Ca से, ब्रोमीन को Br से, कोबाल्ट को CO से, क्लोरीन को Cl से। यानी कि ज़्यादातर जो आपके तत्व हैं उनका जो प्रतीक है वो दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। पहला अक्षर बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। लेकिन कुछ प्रतीक ऐसे भी हैं जिनको केवल एक अक्षर से लिया गया है और उनमें केवल कैपिटल लेटर ही यूज़ होता है, उसमें स्मॉल लेटर यूज़ नहीं होता। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से कि जो भी हम प्रतीक लिए हैं हमने, वह इंग्लिश के ज़्यादातर पहले और दूसरे अक्षरों से मिलकर बना होता है, और जिसमें पहला अक्षर कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल। लास्ट पॉइंट परमाणु का ये है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, यानी उनका अस्तित्व क्या होता है। तो ये समझिए कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वह अति सूक्ष्म होते हैं। तो वह आपस में मिलकर एक अणु या आयन बनाते हैं। वे सभी अणु या आयन मिलकर अत्यधिक संख्या में मिलकर एक द्रव्य बनाते हैं या एक तत्व बनाते हैं या फिर कोई वस्तु बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। यानी कि उसका सबसे छोटा, सबसे प्रारंभिक बिंदु क्या है? परमाणु। लेकिन परमाणु को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है, अति सूक्ष्म होता है। तो वह जो परमाणु बहुत सारे मिलकर, जो परमाणु होते हैं वह बहुत सारे मिलकर अणु या फिर आयन बनाते हैं। उसके बाद जो अणु और या फिर जो आयन होते हैं वह बहुत सारी संख्या में मिलकर किसी द्रव्य का निर्माण करते हैं। वही द्रव्य हमारे आँखों के दृश्य में आ पाता है, जिसे हम आँखों से देख पाते हैं, जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। यही परमाणु का अस्तित्व होता है। वैसे हम इंटेलेक्चुअल तो देख ही नहीं सकते, उसे डायरेक्टली तो देख ही नहीं सकते,
क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। इसीलिए कह सकते हैं हम कि वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। क्योंकि हम स्वतंत्र से माने कैसे, वो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। तो क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना, मतलब बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर एक आयन या फिर एक अणु बनता है। उसके बाद में अणु बहुत सारे मिलते हैं, उसके बाद एक पदार्थ बनता है। तो इसीलिए उसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं माना जाता, वह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम अणु के बारे में पढ़ेंगे। अणु के बारे में जो भी तथ्य हैं, जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो को लाइक करने के लिए, पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइज़, जय हिंद।